गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या फार्मूला था लॉ ऑफ रेजिस्टिविटी का? R बराबर रो इंटू एल बाई ए, जहाँ आर क्या है? चालक, या अगर आप तार की बात करते हैं तो उसका प्रतिरोध। रो क्या है यहाँ पर? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध। यह किसी पदार्थ की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चालक कॉपर का बना हुआ है, कोई तार एल्युमिनियम से बना हुआ है, कोई तार सिल्वर का बना हुआ है ना। तो कॉपर के जितने भी तार होंगे सबके लिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। ठीक है, दिए गए रेजिस्टेंस के मान के लिए, उसके दिए गए लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लिए ये इन सब चीज़ों पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये उस पदार्थ की प्रकृति, मतलब वो किस चीज़ से बना हुआ है, किस मटेरियल से बना हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। कॉपर से बना हुआ है, एल्युमिनियम से बना हुआ है, सिल्वर से बना हुआ है, तो उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, कि हम लंबाई बढ़ा दें, ठीक है, या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन कर दें। ठीक है, तो अगर कॉपर का वायर है तो उसके दिए गए प्रतिरोध के लिए जो रो का मान होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। वो कब बदलेगा? जब आप मटेरियल बदलेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इसी पर आधारित एक प्रश्न हम लेते हैं। ठीक है, जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा। चलिए, कॉपर के दो वायर्स मान लीजिए हमने लिया है। प्रश्न में देखिए, कॉपर के दो वायर्स हैं। यदि एक की लंबाई L1 तथा, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि प्रश्न आपको रीडेबल हो। कॉपर के दो वायर्स हैं, यदि एक की लंबाई L1 तथा दूसरी की लंबाई 2L1 हो तो उनके प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा? ठीक है, देखिए प्रतिरोधकता का अनुपात पूछ रहा है, लेकिन कॉपर वायर दोनों कॉपर के ही हैं। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से क्या करने लगते हैं, R1 बराबर रो इंटू L1 अपान A1। ठीक है, R2 बराबर रो इंटू, मतलब रो 1 और दूसरे का रो 2, L2 अपान A2, ऐसे लिख करके। ठीक है, एक की लंबाई L1 रखते हैं, एक की लंबाई हम क्या रखते हैं, L2 की जगह क्या रखेंगे, 2L1 रख देंगे। L2 की जगह क्या रख देंगे, 2L1 रख देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि अगर मटेरियल समान है तो जो प्रतिरोधकता होगी वो क्या होगी, सभी के लिए सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, चालक हमारा कॉपर है, चालक हमारा क्या है, कॉपर है। तो कॉपर के लिए दोनों की प्रतिरोधकता क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैंने अभी बताया था, वो लंबाई पर या उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा मेथड हम ऐसे नहीं करेंगे। इसलिए देखिए, ये सॉल्व करके इसको हमने क्रॉस कर दिया है। तो हम क्या बोलेंगे, दोनों तार समान मटेरियल्स के बने हैं, इसलिए उनकी जो प्रतिरोधकता का अनुपात होगा वो
सेम होगा, मतलब 1:1 ही होगा, मतलब 1 होगा। ठीक है, तो ये हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया विशिष्ट प्रतिरोधकता पर आधारित, विशिष्ट प्रतिरोध पर आधारित प्रश्न इस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा मटेरियल समान पदार्थ से बना हुआ है तो उसके लिए रो वन और रो 2 यानी दो मटेरियल्स की हम तुलना कर रहे हैं तो वो सेम ही होंगे, अनुपात उसमें 1:1 ही होगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम बेसिक इलेक्ट्रिकल को स्टडी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक नोट भी लिखा हुआ है कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस। ठीक है, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन मटेरियल्स। ठीक है, डायमेंशंस मतलब लंबाई, क्षेत्रफल, इन सभी पर डिपेंड नहीं करेगा। मटेरियल किसका बना हुआ है, प्रकृति क्या है उसकी, उस पर निर्भर करेगा। तो अगर दोनों तार समान मटेरियल से बने हुए हैं, मतलब कॉपर से बने हुए हैं, या दोनों सिल्वर से बने हुए हैं, या दोनों एल्युमिनियम से बने हुए हैं, तो हमारा रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध सबके लिए समान ही रहेगा। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है वोल्टेज या ईएमएफ। वोल्टेज बोल दीजिए चाहे ईएमएफ बोल दीजिए, क्या होता है ये। देखिए अगर परिभाषा हम देखेंगे तो किसी भी चार्ज को अनंत से, देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है आपका इनफाइनाइट मतलब अनंत, अनंत पर कोई बिंदु है, मतलब अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। तो अनंत पर स्थित अगर मान लीजिए कोई एक चार्ज रखा हुआ है हमारा, एक कोई पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, उसे हम पृथ्वी पर स्थित किसी पॉइंट पी पर, ठीक है, अगर ले आते हैं तो उसे अनंत से पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु पी पर लाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा वही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल, वही हमारा क्या होता है, वोल्टेज। ठीक है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि किसी भी चार्ज को, ठीक है, अनंत से पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु पर लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। तो V बराबर क्या मिल गया आपको, W/Q। ठीक है, इसको हम बोले कि ये हमारा इकाई आवेश है, धनात्मक इकाई आवेश है, उसको लाने में अगर हमको 1 जूल का कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है, तो हमारा जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो मात्रा क्या हो जाता है वोल्टेज का, जूल पर कूलॉम। देखिए बहुत ही बेसिक पॉइंट है, वोल्टेज को आप कभी कभी वोल्ट्स न दे करके क्या पूछते कि जूल पर कूलॉम किसका मात्रक है, तो आप बोलोगे वोल्टेज। जैसे आपने धारा में देखा था, करंट में देखा था ना, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। जैसे आपने करंट में देखा था कि जो हमारा आई होता था उसका मात्रक हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। ठीक है, लेकिन एक मात्रक मैंने आपको और बताया था, क्या बताया था, कूलॉम पर सेकेंड। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है हमारा, dQ/dt या Q/t। यानी कि इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं हम कि 1 सेकेंड में अगर 1 कूलॉम आवेश का प्रवाह हो रहा है तो हमारी जो विद्युत धारा होगी वह 1 एम्पियर होगी। ठीक है, हमेशा हम यूनिट, किसी भी फार्मूले को हमेशा हम यूनिट मेथड से डिफाइन करते हैं। ठीक है, यूनिट मेथड मतलब सारी चीज़ों को हम अगर 1 मान लें उनके मात्रक सहित, तो हमारा जो जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं वो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है डेफिनेशन का। तो देखिए आपने वोल्टेज पढ़ा, करंट पढ़ा, अच्छे से दोनों के मात्रक याद रखिएगा, है ना। वोल्टेज का मात्रक जूल पर कूलॉम, करंट का मात्रक बताइए कूलॉम पर सेकेंड। ठीक है, अब बात आती है इसी में पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, अगर हम 2 बिंदु ले लें, ठीक है, तो 2 बिंदुओं में जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा, जो वोल्टेज का अंतर होगा, जैसे अगर हमने बोल दिया ये V1 पॉइंट है, इसके बाद ये प्रतिरोध और ये हमारा V2 पॉइंट, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 माइनस V2 या V2 माइनस V2, V2 माइनस V1, कुछ भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे आप MMF पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, मैग्नेटिक सर्किट्स में मैंने आपको मैग्नेटिज्म में MMF पढ़ाया था, MMF पढ़ाया था, MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता था, N/I, किसके बराबर होता था, H/L के बराबर होता था। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है EMF। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता था,
मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक करने के लिए, है ना, यानी कि जो फ्लक्स का प्रवाह है किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में, फ्लक्स को फ्लो होने के लिए, ठीक है, फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए जो जिम्मेदार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यानी कि N इंटू आई, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं और कितना करंट फ्लो हो रहा है उसी पर हमारा डिपेंड करेगा क्या, कितना फ्लक्स हमारा, कितना मैग्नेटिक फील्ड हमारा उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। उसी प्रकार से EMF क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब हमारा जो करंट है या हमारा हम कहते हैं चार्ज है, चार्ज को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो होने में जो फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। बहुत बेसिक चीज़ें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कई जगह पर हम पढ़ते हैं पर हमें चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो अब आपको आई होप क्लियर होगा कि MMF क्या है, EMF क्या है और इनमें क्या समानता है, ठीक है। ये आपस में एनालॉगस है, मतलब समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जो हमने भी पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा। देखिए EMF के बारे में यहाँ बताया हुआ है नोट्स में, टू मूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, बैटरी के एक पोलैरिटी से एक टर्मिनल से दूसरे पोलैरिटी वाले टर्मिनल में फ्लो होने के लिए किसको, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो चार्ज ही होगा। चार्ज क्या होगा, ज़्यादातर आपका इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। भाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। देखिए और बेसिक चीज़ क्या है कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमेशा करंट फ्लो होगा। जैसे आप देखते हो, जानते हो ना कि जो हीट होता है वो अधिक तापमान से, मान लीजिए एक ये बॉडी है, ठीक है, जिसका तापमान T1 है और एक दूसरा बॉडी जिसका तापमान T2 है, तो अगर इसमें हीट फ्लो होगा तो मान लीजिए अगर T1 इज़ ग्रेटर देन T2 है तो हीट फ्लो आपका T1 से T2 की तरफ होगा। और अगर मैं बोलूँ कि T2 इज़ ग्रेटर देन T1 है तो आपका हीट फ्लो कैसे बदल जाएगा, कैसा हो जाएगा, तब आपका हीट फ्लो बदल जाएगा, वो हो जाएगा इस तरीके से, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर। हमेशा ये नेचुरल नियम है, कोई भी करंट है, कोई भी हीट है, उसका जो फ्लो होगा हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होगा, ठीक है। बर्फ़ हम जब टच करते हैं हमें क्यों हमें ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है, वो 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारा हीट है और जो बर्फ़ का टेम्परेचर है वो क्या है, बहुत ही कम है, माइनस में हुआ होगा, तभी तो बर्फ़ जमा, पानी बर्फ़ के रूप में कैसे जमा, जाओ हमारा टेम्परेचर बहुत कम हो गया। तो एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे बॉडी से जो है आइस में, मतलब बर्फ़ में क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है हीट का, ठीक है, इसलिए हमें वो ठंडा लगता है, ठीक है। तो वही नियम सबके लिए सेम है, नेचुरल नियम है, सबके लिए समान होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया गया, ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल पर फोकस करेंगे। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है, V1 और V2 दो पॉइंट्स आपके पास हैं। ये पॉइंट मान लीजिए A है जिसका पोटेंशियल V1 है, और एक पॉइंट आप मान लीजिए B है जिसका पोटेंशियल V2 दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है कि V1 माइनस V2 निकालिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में आपके आते हैं, तो आप इसे कैसे करोगे। देखिए KVL और KCL, अभी जब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ डिस्कस करेंगे तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी का ये कंसर्न नहीं है, तो मैं भी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप सभी ये बेसिक चीज़ों को थोड़ा बहुत समझते होंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने बोला कि V1 से करंट का डायरेक्शन हमने ले लिया इधर से, ठीक है। हमें सबसे पहले करंट का डायरेक्शन दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो हम मान भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1 एम्पीयर इस डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, हम मान लीजिए कि हमने कहा कि हम V1 से चल रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, V1। अब बाकी ये पूरा V1 से हम चल रहे हैं और हमें V2 तक पहुंचना है, ठीक है, तो हम V1 बराबर लिख लेंगे। उसके बाद हम करंट के डायरेक्शन में फ्लो चलेंगे, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में जैसे ही हम किसी भी रेसिस्टेंस में इंटर करेंगे तो हमें अब वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव मिलेंगे। देखिए यहाँ पर 1 है, क्यों, क्योंकि V बराबर I इंटू आर, हम हमेशा हर एक एलिमेंट का वोल्टेज ड्रॉप लिख रहे हैं क्योंकि हम वोल्टेज के टर्म में चल रहे हैं। तो यहाँ 1 ओम में 1 एम्पीयर करंट, तो 1 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। फिर हम
बैटरी अगर हमें मिलता है तो बैटरी के जिस टर्मिनल, मान लीजिए हमें क्या मिला, जब इधर से जा रहे तो पॉजिटिव मिला, तो चिन्ह क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अगर मान लीजिए नेगेटिव होता है यहाँ पर और यहाँ पे पॉजिटिव होता तो हमें नेगेटिव मिला, तो हम यहाँ पे नेगेटिव -1 लिखते हैं। तो वोल्टेज में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम 1 वोल्ट लिख देंगे, लेकिन क्या +1 वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, फिर हम रेजिस्टेंस में गए, एंटर किए, तो फिर हमारा क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही है तो हमारा 1 × 1 फिर से हो गया, और हम V2 तक चले गए, +V2। एक बार और देख लीजिए। ठीक है, या तो हम ऐसे लिख लें, देखिए V1 - V2 लिख दें, V1 - V2 निकालना हमें, और हम सीधे साइन का यूज़ कर लें, तो 1 ओम में 1 × 1 वोल्टेज ड्रॉप, बैटरी का पॉजिटिव में तो 1 आ गया। ठीक है, फिर 1 × करंट 1 है, तो पॉजिटिव साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। अगर हम हमारा करंट का डायरेक्शन उल्टा होता, मान लीजिए हमारा करंट का डायरेक्शन उल्टा होता, तब हमें क्या लिखना पड़ता, नेगेटिव। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि मेरे करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, और मैं चल ऐसे रहा हूँ, समझ रहे हो बात को, मैं चल ऐसे रहा हूँ ब्लैक वाले डायरेक्शन में, और करंट का डायरेक्शन रेड वाला जो है वो हमारा क्या है, आई का डायरेक्शन ये है, समझ गया। तब हम क्या करते, तब हम चूँकि जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में उसके विपरीत हमारा करंट है, तब हमें जो रेसिस्टेंस में जो ड्रॉप मिलता वो क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ठीक है, लेकिन चूँकि बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव ही मिलता, तो बैटरी का टर्मिनल हम पॉजिटिव ही लिखते हैं। ठीक है, तो जो भी रेसिस्टेंस में जो भी रेसिस्टेंस होते हैं, उनमें हम अगर करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव होगा, और अगर हम जिधर चल रहे हैं, जिधर से हम चल रहे हैं और करंट का डायरेक्शन उल्टा है, तो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इससे भी सॉल्व करेंगे आप, तो इससे भी आपका 3 वोल्ट आएगा। ठीक, या फिर मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे कर लीजिए कि करंट का डायरेक्शन ये दिया हुआ है आपको, आप V1 से चलना चालू करिए, V1 बराबर, क्योंकि इसे हम क्या मान रहे हैं, इसे हम सोर्स वोल्टेज मान रहे हैं, तो ये सभी क्या होंगे, वोल्टेज ड्रॉप होंगे, इवन V2 भी। ठीक है, जैसे मान लीजिए सर्किट कुछ इस प्रकार से है, समझिए बात को। जैसे मान लीजिए हमने एक वोल्टेज यहाँ पे लगा दिया +- ठीक है, और यहाँ पर हमने बोला कि ये है, ठीक है, ये सभी हमारे क्या हैं, और एक ये वोल्टेज यहाँ पर V2 लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा सोर्स वोल्टेज है। तो ये जब सारे जो होंगे, ये सारे जो होंगे सर्किट में अगर हम देखेंगे, ये सारे जो होंगे, इनके सारों के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमने सोर्स में जो वोल्टेज दिया हुआ है उससे ज़्यादा तो ये सभी जुड़ के नहीं आएंगे, उसके बराबर ही आएंगे, है ना, उसके बराबर ही आएंगे। तो टोटल अगर हम ड्रॉप को सम करें तो हमारा VS आना चाहिए। ठीक है, टोटल ड्रॉप को सर्किट में अगर हम सम करें, जोड़ें, तो हमारा V1 के बराबर आना चाहिए। वही बात यहाँ पर भी है। देखिए V1 कुछ नहीं है, वो कुछ ये है। ठीक है, ये V1 है आपका, और V2 आपका कुछ ऐसे है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड होता है, ऐसे सर्किट है। तो ये अगर हमारा सोर्स वोल्टेज है तो ये सारे ड्रॉप जो होंगे V1 के बराबर आएंगे। तो वही चीज़ हमने लिखा भी है यहाँ पर, देखिए। ठीक है, V1 बराबर सारे ड्रॉप। तो एक तरीका ये होता है, या आप सीधे V1 - V2 करके, ठीक है, निकाल सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अगला टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चंस भी बनते हैं इससे। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो हम देखते हैं कि रेसिस्टेंस लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, डायोड लगा हुआ है, तो ये सभी इनका जो प्रकार है अलग अलग प्रकार के हैं। ये हमें जानना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, कौन सा एलिमेंट एनर्जी को डिलीवर करता है। ठीक है, तो उस बेसिस पर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए पहला आपका है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव को क्या बोलते हैं हम, सक्रिय। एक्टिव को क्या बोलते हैं, सक्रिय।
एक्टिव को क्या बोलते हैं? सक्रिय। पैसिव मतलब अक्रिय या निष्क्रिय, ठीक है, अक्रिय या निष्क्रिय बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक। उसके बाद हमारा है लीनियर एंड नॉन लीनियर, रेखीय और अरेखीय, ठीक है। फिर टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। टाइम वेरिएंट का मतलब जो समय के साथ परिवर्तित हो, ठीक है, टाइम वेरिएंट, वेरिएशन मतलब चेंज होता है, और टाइम इनवेरिएंट जो समय के साथ परिवर्तित ना हो, ठीक है। अगला हमारा है चौथा यूनि डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स। यूनि डायरेक्शनल मतलब यूनिक मतलब होता है एक, बाई का मतलब क्या होता है? दो। तो यूनि डायरेक्शनल मतलब एक दिशा में जो काम करता है, ऐसा एलिमेंट जो एक दिशा में ही कार्य करता है। और बाई डायरेक्शनल मतलब जो दोनों दिशा में कार्य कर सकता है। जैसे आप पढ़ते हो ना, आपका जो डायोड होता है वो सिर्फ एक ही दिशा में कार्य करता है, P से N में ही करंट फ्लो हो सकता है। मैंने आपको पढ़ाया है N से P की तरफ विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। तो आगे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ। तो ये 4 प्रकार के आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रयुक्त होने वाले एलिमेंट्स हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स, और यूनि डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब इनका थोड़ा डिटेलिंग हमें करना है, ठीक है। जैसे एक्टिव एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, एक्टिव एलिमेंट्स कैसे होते हैं? जो कि देखो, जैसे एक्टिव एलिमेंट्स की बात, हम ऐसे एलिमेंट्स जो कि एनर्जी मतलब ऊर्जा एक लंबे समय तक क्या करा दें, प्रोवाइड करा दें, मतलब उपलब्ध करा दें, जो ऊर्जा प्रदान करें, या फिर इनके अंदर एम्प्लीफिकेशन का गुण, मतलब जो एम्प्लीफिकेशन मतलब प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? प्रवर्धन। जैसे मान लीजिए कोई सिग्नल, एम्प्लीफिकेशन का मतलब कोई सिग्नल ये है, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बिना चेंज हुए वो क्या हो जाए? प्रवर्धन हो जाए, एम्पलीट्यूड बदल जाए, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, क्या हो जाए? एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड क्या बोलते हैं आप? परिमाण। परिमाण मतलब उसका जो आंकिक मान है वो बढ़ जाए, लेकिन फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन ना हो। फ्रीक्वेंसी में अगर 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज पे हमें मिले, ठीक है, तो उसे हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं। आगे जब हम लोग ट्रांजिस्टर्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये एक्टिव एलिमेंट्स आपको साफ साफ याद रखना कि जो ऊर्जा को प्रदान करते हैं और जो प्रवर्धन का गुण रखते हैं, यानी जो प्रवर्धन कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट्स। जैसे एक्टिव एलिमेंट्स में वोल्टेज सोर्स आएगा, करंट सोर्स आएगा, ट्रांजिस्टर आएगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आएगा, ठीक है, ये सभी एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यानी कि देखो, ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करते हैं? एम्पलीफिकेशन, प्रवर्धन का कार्य करते हैं। आगे जब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में तब सभी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आप उसको समझते चलिए, ठीक है। तो ये आपके एक्टिव एलिमेंट्स हैं। पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो कभी भी एनर्जी को उपलब्ध ना करा पाए, ठीक है, बल्कि क्या करें? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लें, अवशोषित कर लें। जैसे आपको पता है ना, आपका जो रेसिस्टर होता है क्या करता है? ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके I² इंटू आर इंटू टी भी लिख लीजिए, इसके फॉर्म में क्या करता है? डिसिपेट करता है, ठीक है, एनर्जी को डिसिपेट करता है, मतलब एनर्जी हमें देता है। जैसे अब हीटर की बात कर लो, हीटर से हमें कैसे ताप मिलता है, तापमान मिलता है, उष्मा मिलती है हीटर से। जो भी हम उसमें सप्लाई वोल्टेज देते हैं उसको एब्जॉर्ब करके वो I² इंटू टी के रूप में, जिसे हम कॉपर लॉस भी बोलते हैं, है ना, या फिर हम सीधे सीधे बोल सकते हैं एनर्जी, ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? एनर्जी, ठीक है। क्योंकि I² इंटू आर क्या होता है? पावर। पावर में समय का गुणा हो जाए तो वो क्या हो जाता है? ऊर्जा हो जाता है। भाई I² इंटू आर क्या होता है? पावर होता है, शक्ति। और अगर पावर में समय का गुणा कर दोगे इधर भी और इधर भी, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एनर्जी, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। और कार्य करने की दर क्या होती है आपकी? पावर, ठीक है। वो भी हम आगे क्लियर कर आपको करेंगे टॉपिक में, ठीक। तो आपको बस इतना, पैसिव एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? जैसे कि रेसिस्टर हो जाएंगे, इंडक्टर हो जाएंगे, कैपेसिटर। भाई रेसिस्टर क्या करता है? हीट के फॉर्म में ऊर्जा को डिलीवर करता है। इंडक्टर क्या करता है? फ्लक्स के फॉर्म में, चुंबकीय फ्लक्स के फॉर्म में ऊर्जा को एकत्रित करता है। कैपेसिटर क्या होते हैं? चार्ज के रूप में ऊर्जा को एकत्रित करते हैं।
उसी प्रकार से डायोड हो गए, ट्रांसफार्मर हो गए, ये सभी पैसिव एलिमेंट्स हैं भाई। ट्रांसफार्मर भी मत समझना कि पावर डिलीवर करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रांसफार्मर भी जो है आपका केवल वोल्टेज लेवल को एक लेवल से दूसरे लेवल में चेंज करता है, परिवर्तित करता है, ठीक है। और पावर को एब्जॉर्ब करता है, तभी तो ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं, कोर लॉसेस होते हैं, जैसे हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, सभी आगे हम आगे पढ़ेंगे। एडी करंट लॉस, ये सभी सब बस समझ के रखिए अभी, बस एलिमेंट्स कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए यहाँ बताया गया है कि इंडक्टर, ठीक है, किसके रूप में, मैग्नेटिक फील्ड या करंट के रूप में करता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। कैपेसिटर भी क्या करता है, हाफ सी वी के स्क्वायर में, ठीक है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज के रूप में एनर्जी को एकत्र। तो ये सभी कैपेसिटर की ऊर्जा हो गई, ये आपके इंडक्टर की हो गई, और आपको रेसिस्टर का मैंने बता ही दिया, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। तो ये आप समझिए, यहाँ पे दिया भी हुआ है, ठीक। लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं भाई, अगला है आपका लीनियर, लीनियर और नॉन लीनियर। चलिए अच्छा, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। कल से हम लीनियर एलिमेंट की बात करेंगे, क्योंकि अब टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, और आप लोग चूँकि ज़्यादा लंबा लेंथ होने पर लेक्चर्स के आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग इस तरह से लेक्चर्स को वॉच करते रहिए और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।